मेरे कानपुर नगर के सम्मानित निवासी भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। मेरे कानपुर के भाइयों और बहनों, मेरा जन्म यानी मैं अजय टंडन, मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ, इसलिए कानपुर मेरी जन्मभूमि है। और पिछले 50 सालों से कानपुर में ही जो भी मुझसे बन पड़ सकता है, मैं अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कर रहा हूं। और कानपुर के अनेक संस्थानों से जुड़ा हूं। कानपुर इनकम टैक्स बार, कानपुर सेल्स टैक्स बार, कानपुर कोर्ट बार, कानपुर रोटरी क्लब, कानपुर खत्री सभा, कानपुर स्वराज आश्रम और अनेक संस्थाओं से मेरा संबंध है और मैंने सभी में अपना समय और योगदान देने का प्रयास किया है, आज भी कर रहा हूं। और बेईमानी 1 रुपए की एक सुई के नोक के बराबर न आज तक की है, न आज करता हूं, न आगे करूंगा। मेरा स्पष्ट किसी भी तरीके की डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई गलत काम, कम से कम मेरे जानकारी में, मेरे साथ, मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा नहीं हो सकता है। और यही भाइयों और बहनों कारण है कि मैंने राजनीतिक पार्टी बना तो ली, जिसका नाम ईमानदार भारतीय पार्टी, लेकिन एक तो इसके रजिस्ट्रेशन में बताते हैं कि 1-1.5-2 लाख रुपए लगेगा चुनाव आयोग तक कराने में, जो मेरे पास धनाभाव हमेशा रहता है जब पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ रहता हूं। दूसरा कि मेरी 20 सूत्री एक टेस्ट है ईमानदारी का, जिसमें हर तरीके से 24 कैरेट सोने के बराबर ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो अपने व्यापार में हो, व्यवसाय में हो, घर पे हो, मोहल्ले में हो, समाज में हो, शहर में हो, देश के लिए हो। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को 100% ईमानदार होना पड़ेगा, तभी हमारी पार्टी से जुड़ सकता है। मैं कभी खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे किसी पद की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन यह आकांक्षा जरूर है कि अगर मुझे मेरे ईमानदार कार्यकर्ता मिल गए, ईमानदार उम्मीदवार मिल गए, सही अर्थों में, केजरीवाल स्टाइल के नहीं, और अब तो ये भी कह सकता हूं कि भाजपा स्टाइल के भी नहीं, मुझे सच्चे अर्थों में ईमानदार चाहिए। तो अगर मुझे देशव्यापी ईमानदार लोग मिल गए तो मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़वाऊंगा लोगों को, राज्यसभा का विधानसभा का भी लड़वाऊंगा। और मेरा सपना है कि मैं एक दिन भारत को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करा दूं। मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना, और मां भारती के ऊपर लगे इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। और ये मानता हूं कि ईमानदारी से भी आप लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बन सकते हैं। जरूरत है आपके संकल्प की, आपके मेहनत की, आपके लगन की, आपके कमिटमेंट की, आपके ज्ञान की। क्या बिल गेट बेईमान है? क्या मार्क जुकरबर्ग बेईमान है जो बिलियन का मालिक है? क्या स्टीव जॉब बेईमान था, एप्पल का मालिक? ये सब भी इसी तरह से एकदम मैंने सबके बारे में पढ़ा है, पूरी तरह ईमानदार थे, लेकिन इन्होंने अपना जीवन खपा दिया मानव इतिहास में नए नए
कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आज इन्हीं तीनों की बदौलत भाई और बहनों, ये देश के 750-800 करोड़ लोगों का जीवन बहुत आसान हुआ है। आप मेल चलाते हो तो बिल गेट की, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो इनका, आप कंप्यूटर यूज करते हो तो इनका, और जब एप्पल का कंप्यूटर होता है, एप्पल का आपका मोबाइल होता है, तो आपको बड़ा गर्व होता है। बात अच्छी है, मैं ईमानदारी की जहां तक बात है, इन लोग को मैं पूरी तरह मानता हूं ईमानदार, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत में सिर्फ जुगाड़ का ही धंधा चलता रहा, एक मेल अपना नहीं बना पाए। आज अगर अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना स्विच ऑफ कर दे, अगर व्हाट्सएप आपका बंद हो जाए, तो भाई साहब, भाई और बहनों, हिंदुस्तान को खाने के लाले पड़ जाएंगे। किस बात के लिए मोदी अपने आप को कहते हैं बहुत विकास किया मैंने? एक भी इनोवेशन नहीं किया। एक अंबानी को लेकर घूमते हो जिसका बाप एक नंबर का बेईमान आदमी था, वो बेईमानों की जड़ों में उसने पेड़ लगाया है। क्या किया हिंदुस्तान ने? एक भी चमत्कार नहीं किया, ना टाटा ने, ना इन्फोसिस ने। अगर मैं जाता हूं दिल्ली, मुंबई, और वो उसका मैप यूज करता हूं गूगल का, तो इतना आनंद मिलता है और इतना आसानी होती है कहीं भी जाने में। लेकिन आविष्कार किसका है? मेरे देश का नहीं है, मुझे शर्म लगती है। जीमेल हमारा नहीं है, शर्म लगती है। अच्छा कंप्यूटर हमारा नहीं है। कोई भी मोबाइल, मैंने एक दिन तय किया भाई और बहनों कि मैं इंडिया का बना हुआ 100% इंडियन मोबाइल लूंगा। पूरा मार्केट देखा है, कहीं नहीं मिला। और ये मोदी जी बकवास करते हैं कि हम पता नहीं कितने मोबाइल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अरे धंधा ना करो, अकल की काम करो, अकल की बात करो, इनोवेशन करो। इंजीनियर्स को बोलो कि वो 100% टेक्नोलॉजी लाए हिंदुस्तान में, तब मैं मानूंगा। 5वीं हो गए, तीसरी हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे, 100 साल में ना हो पाएंगे। एक भी इनोवेशन का काम भारत में नहीं हुआ आज तक। भाइयों, आज सभी को ये शर्मनाक खबर मिल चुकी होगी कि भारत ही नहीं, विश्व के 35 करोड़ भारतीय भाई बहनों से 35 लाख करोड़ लूटने वाला सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सोसाइटीज की महत्वपूर्ण कंपनी सहारा मीडिया नेटवर्क में कार्यरत, सहारा न्यूज नेटवर्क में ग्रुप एडिटर एवं एडमिनिस्ट्रेशन हेड के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रमेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर नगर का लोकसभा प्रत्याशी बनाया। भाइयों और बहनों, इतनी शर्म की बात कानपुर के लिए दूसरी हो नहीं सकती है। साथियों, मैंने स्वयं भारत के 35 करोड़ गरीब और लुटे हुए भाई बहनों की तरफ से 35 लाख करोड़ के लुटेरे, अगर ब्याज मिला लो तो 100 लाख करोड़, अगर फैमिली मिला लो तो 140 करोड़ लुटे हुए सभी कर्मचारी, अधिकारियों, निदेशक के खिलाफ, जिसमें रमेश अवस्थी शामिल है, को आजीवन कारावास का आरोपी बनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120, बी 34, बर्थ एक्ट की अनेक धाराओं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, गुंडा एक्ट की अनेक धाराओं में सहारा ग्रुप एवं रमेश अवस्थी के खिलाफ थाना काकादेव के में प्राथमिकी नंबर 65, 27/2/21 एवं 355, 28/11/21, थाना गोविंद नगर 466, 16/12/21 एवं उन्नाव 885, 14/12/21, अंबाला कैंट पंजाब 697, 25/11/22 सबूतों के साथ 1 लाख पन्नों की प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाई और बहनों, हालांकि जब पता चला है मुझे, तब मैंने रमेश अवस्थी का नाम जुड़वाया। वैसे तो हर एफआईआर में एक बात स्पष्ट लगती है कि पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जितने कर्मचारी, जितने अधिकारी, जितने ऑडिटर, जितने कंपनी सेक्रेटरी, जितने निदेशक, जितने बैंक, सब साले चोर, सबका नाम शामिल, उसमें रमेश अवस्थी भी है। मैं सालों साल से 10, 20, 25 साल से वो सहारा के सुब्रत राय के जूते साफ करता है और पैसे लेता है, बनता पत्रकार है अपने आप को। सहारा, साथियों, सहारा ग्रुप की विश्व और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लूट के कारण
करोड़ों घर एवं करोड़ों भारतीय दाने दाने को मोहताज हो गए। निवेशकों और उनके घर वालों का पैसा न मिलने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है, घर का किराया नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे। और ऐसे ग्रुप से निकला हुआ लुटेरा 25 साल से वहां चप्पलें साफ कर रहा है उनकी, और वो आपका लोकसभा का आपके शहर से प्रत्याशी बनने जा रहा है। इसको तो चप्पल और जूतों से मारना चाहिए। और इस कारण पूरे देश के हजारों निवेशकों ने आत्महत्या की। इसके लिए उन्होंने अपने आत्महत्या से पहले लिखे गए घोषणा पत्र में लिखा है कि मैं सहारा के निदेशकों अधिकारियों के कारण आत्महत्या कर रहा हूं एवं देश की राजनीतिक, फेल न्यायिक और फेल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। साथियों, अनेक लोगों के साथ 3000 असामयिक मौतों का जिम्मेदार सहारा ग्रुप के साथ साथ ये रमेश अवस्थी है, हत्यारा है ये। इसको तो आपने मोहल्ले में आए तो फूलों की तरह जूतों का माला पहनाओ, और पूरी तरह जिम्मेदार है। इसके ऊपर 302 का भी केस मैं चलवाऊंगा और आजीवन कारावास तो पक्का है, हो सकेगा तो फांसी लगाऊंगा। साथियों, राजनीतिक रूप से इस रमेश अवस्थी का हाल मैं बताता हूं आपको। ये जब कानपुर आया जुगाड़ तुगाड़ लगा करके, सबके अमित शाह वगैरह, सबके नड्डा वगैरह के सबके जूते पोंछ के, तो इसको टिकट मिला। लेकिन कानपुर का एक व्यक्ति इसको नहीं जानता। इस बात से ये साबित हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव टिकट जुगाड़ से हासिल करने के बाद रमेश अवस्थी जब कानपुर आया रेलवे स्टेशन में, तो उसको भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते थे साथियों। और उन्होंने इसके स्वागत में डाले जाने वाली माला रमेश अवस्थी समझकर अन्य नेता बाबूराम निषाद, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके गले में पहना दी। उन्हीं को रमेश अवस्थी मान लिया, जिनकी खबर मीडिया में 3 दिन से आ रही है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस 35 लाख करोड़ के लुटेरे सहारा ग्रुप, जिसने 35 करोड़ लोगों को लूटा और जो 3000 आत्महत्याओं का जिम्मेदार है, जिसके विरुद्ध पूरे देश में 100 से अधिक FIR दर्ज है। ये जिस गली में जाएगा उस गली में FIR है, जिसको कानूनन आजीवन कारावास होना निश्चित है। और जो रमेश अवस्थी भारत के 30 कानूनों का और संविधान का हत्यारा है, संविधान 30 कानून तोड़ डाले इस सहारा ग्रुप ने, हत्या कर दी, आग लगा दी कानून को, संविधान को आग लगा दी। और आग लगवाने में यह उसकी जो आग की तपस तापी भारतीय जनता पार्टी ने, 1 नंबर की संविधान को आग लगाने वाली पार्टी है ये। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मैं सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। कोई सरकार बड़ी नहीं हो सकती है, सबसे बड़ा मेरे देश का संविधान है। इन लोगों ने संविधान को अपने जेब में रख लिया, अपने बाप की प्रॉपर्टी मान ली। बेच डालेंगे इस देश को भारतीय जनता पार्टी वाले। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कानपुर नगर की माटी, जिसने आजादी के आंदोलन में देश को महान सपूत दिए हैं, जिनके नाम से 2 दिन बाद हटिया से गंगा मेला निकलेगा, वहां से हमारे क्रांतिकारी पैदा हुए थे। ये हमारे देश की माटी ऐसी है। मैं भी उसी देश की माटी से निकला हुआ एक क्रांतिकारी वीर बनना चाहता हूं। तो साथियों, इस रमेश अवस्थी हत्यारे की जमानत जब्त करा दीजिए। 1 वोट इसको नहीं मिलना चाहिए, किसी को दे दीजिए, लंगड़े लूले को दे दीजिए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मत दीजिए वोट, नोटा में लगा दीजिए। लेकिन इसको याद दिला दीजिए कि 35 लाख करोड़ को लूटने वाले ग्रुप के साथ रहने का अंजाम क्या होता है। देश की माताओं और बहनों की एक एक पाई के लिए तरसाने का अंजाम क्या होता है। 3000 मौत आत्महत्याओं का हत्यारे का सजा क्या होती है, इसको समझा दीजिए। ये दोबारा कानपुर में कदम न रखे, अपना काला मुंह न दिखाए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।